बजट पर पिछले 5 सालों से लगातार जी बिजनेस है नंबर 1। सभी बिजनेस और जनरल न्यूज चैनल्स में सबसे आगे है जी बिजनेस। सिर्फ टीवी ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सबको पछाड़ा। बजट और पूरे साल का सिर्फ एक ही लीडर, जी बिजनेस। तो इस बजट भी रहिए सिर्फ लीडर के साथ। बजट 2024 तेजी की गारंटी सिर्फ जी बिजनेस पर। कल की तेज गिरावट के बाद आज का ट्रेडिंग सेशन है बेहद अहम, क्योंकि आज है वायदा कारोबार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। एक बार फिर से ग्लोबल संकेत मिले जुले और भारतीय बैंक फिर से गिरावट के आसार दिखाते हुए बड़ा एक्शन रहेगा आज। चलिए उसी पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। ये दूसरा मिडवीक सेशन है अनिल जी इस हफ्ते का। बैक टू बैक 2 मिडवीक सेशन, सैटरडे की तैयारी। बट जिस तरह से सेलिंग लग रही है, ये 6 दिन का हफ्ता नहीं तो 3 दिन का हफ्ता होता तो बेटर रहता सर। कल ही होके खत्म हो गया होता सब कुछ। एब्सोल्युटली। लेकिन दीप, यही बात है कि जनवरी की सीरीज इसी के लिए जानी जाती है। और वो अलग बात है कि जनवरी की सीरीज में फर्स्ट हाफ में अच्छे रिटर्न्स आ गए और सेकंड हाफ में, क्योंकि पिछले 5 सालों का इतिहास ये बता रहा है कि जनवरी की सीरीज में 1 से 2% नेगेटिव बंद होती हुई दिखी है। सो होता है कि कई बार ये होता है कि आपको लगता है इतिहास अपने आप को दोहराएगा नहीं, मजबूती वाला माहौल है, लेकिन इस तरह के झटके तभी लग जाते हैं और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। यस सर। इसका पूरा विश्लेषण होगा आज। विश्लेषण के लिए आज हमने 4 चीजों पर खास फोकस किया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक और बाकी के स्टॉक्स। ये चारों में किस तरह से क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पर हम पूरी तरह से विश्लेषण के लिए तैयार। लेकिन जिन संकेतों के दम पर हमें बढ़ना है आगे, एक बार जरा वो देख लें। आइए, क्या है संकेत आपके लिए दुनिया भर के बाजारों से। हमारे अपने डाउ 100 अंक गिरा है, नैस्डैक 80-90 अंक गिरा है, तो थोड़ा कमजोर होता दिखा। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा संकेत एचडीएफसी बैंक के एडीआर का लगातार दूसरे दिन 0.7% घटने के बाद 9% फिर से घटा है। यानी कि 2 दिन में लगभग 15-16% एडीआर घटता हुआ दिखा है। एफआईज ने 10,600 करोड़ की बड़ी बिकवाली की 5 सालों की, ये सब एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आपको नजर आएगा। ओरेकल के दमदार नतीजे आते हुए दिखे। वहीं अगर नतीजों के लिहाज से देखें तो थोड़ा नतीजों के लिहाज से कमजोरी वाला प्रदर्शन आता हुआ दिखा है। एलटीआई माइंट्री और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रू का, इनके नंबर्स रहे हैं कमजोर। इनका होगा पूरा विश्लेषण। बिल्कुल सर। तो नंबर्स की बात करनी है, ग्लोबल फैक्टर्स भी सपोर्टिव नहीं है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो वहां पर भी फोकस करना है। बट बड़ा सवाल जो कल भी था, आज सुबह भी है, एचडीएफसी बैंक जी। क्या कल की सेलिंग काफी नहीं थी तो एडीआर कल 9% फिर से जाके गिर गया रात को? मतलब ये दर्शा क्या रहा है, चल क्या रहा है सर ये? दीप, अगर मैं कहूं कि आपको बहुत कुछ बेचना है आपके पोर्टफोलियो में से, आप क्या बेचेंगे? वही ना जो आपके पास है। हाँ, जो मेरे पास है वो तो आप नहीं बेच पाएंगे ना। ये जो आपके पास नहीं है, थोड़ा शॉर्ट कर ले अलग बात है, वो एक अलग चीज है। बट अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बेचना है तो क्या बेचेंगे? मेरे पास एचडीएफसी बैंक किसके पास है? एफआईज के पास है। 50% से ज्यादा होल्डिंग एफआईज की एचडीएफसी बैंक। लोकल फंड्स के पास भी है, नो डाउट, लेकिन लोकल फंड्स तो इस तरह के माहौल में खरीदने का सोचते हैं, बेचने का नहीं। और अगर बेचा है किसी ने कल एचडीएफसी बैंक, तो वो सिर्फ और सिर्फ एफआईज ने बेचा है। अब अगर एफआईज को 2 तरीके से बेचना है, एक या तो ये कि आपको मुनाफा हो रहा है इसलिए मुनाफा वसूल कर लें, या फिर एक दूसरा कि हमारी होल्डिंग तगड़ी पड़ी है लेकिन बैंक या फिर कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये बेच के हम कुछ और लेंगे, जब लेंगे तब लेंगे, पहले इसको तो बेच दें। तो ये दूसरा वाला मामला जो है वो एचडीएफसी बैंक के लिए फिट होता हुआ दिखा है। लंबा इंतजार किया एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद से, लिमिटेड के बाद से, पहले से ही और उसके बाद भी। एचडीएफसी बैंक के मर्जर का ऐलान हुआ तब से एचडीएफसी बैंक चलना बंद हो गया था, राइट। और तब से लेकर अब तक मर्जर को लेकर हमेशा सवाल रहे, कब चलेगा, कितना चलेगा, कैसे चलेगा, है ना। तो एफआई तब से इंतजार कर रहे थे कि चलो सब होने के बाद ऑल इज वेल टाइप वाला मामला हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं और इस रिजल्ट के बाद उनका मोह भंग हो गया। तो उन्होंने एचडीएफसी बैंक इस वजह से बेचा, लगातार दूसरे दिन बेचा। अगर होल्डिंग आपकी वही है तो वहीं बेचेंगे। आप कल के डेटा उठा के देख लीजिए, कौन सा रिटेल है जिसने एचडीएफसी बैंक बेचा होगा? उल्टा यही होगा अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे। कल 10,578 करोड़ की बिकवाली जो हुई है एफआईज की तरफ से, उसमें से 8,000 करोड़ की डिलीवरी खाली एचडीएफसी बैंक की है। यस। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग $1 बिलियन का एचडीएफसी बैंक कल बिका है। सो आई थिंक
अगर कल बिका है और कल देर शाम वापस से एडीआर थोड़ा नीचे है तो एडीआर थोड़ा एडजस्ट करने की भी कोशिश करा। देखिए एक चीज़ और समझिए, 5.5-6% आपका परसों एडीआर नीचे था। जनरली ये ट्रेंड है कि जितना एडीआर घटता है भारतीय बाजारों में कमजोरी उतनी कम होती है, उसके मुकाबले में कम होती है, उतनी नहीं होती। लेकिन कल पहली बार भारतीय बाजारों ने एडीआर के मुकाबले में ज़्यादा कमजोरी दिखाई, 9% के आसपास की कमजोरी है। तो 3% तो वैसे ही कैचअप करना था, 3.5%, ठीक है। और थोड़ा एडीआर की हमेशा बढ़ने और गिरने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए अगर 5-6% तक एडीआर घटता तो मुझे तो आश्चर्य नहीं था। 9% घटा तो हाँ ये जरूर कि 2-3% ज़्यादा घटा है, परसों के मुकाबले में कल ज़्यादा घटा है। तो कल शायद भारतीय बाजारों का रिएक्शन देखने के बाद एडीआर में और कमजोरी हुई है। नो डाउट अच्छी तो नहीं है, लेकिन है, अब है तो है, और थोड़ा और प्रेशर आ जाएगा, बिल्कुल रह सकता है। क्योंकि अब समस्या क्या होती है, मंदी के वक्त आपको लगेगा कि हमारे बाजार कल एडीआर को फॉलो कर रहे थे, एडीआर को लग रहा है हम इंडियन मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं, आज सुबह हमें लगेगा हम वापस से एडीआर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये कहीं कहीं रुकेगा। लेकिन कुल मिलाकर इसमें कोई डाउट नहीं कि एचडीएफसी बैंक भर के एफआईज के पास है, और उनके पास है तो उन्हें लगता है कि अगर स्टॉक में नियर टर्म परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, और बात सही भी है दीप, आज अगर आपको इंडियन मार्केट में पैसा लगाना है तो लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। आपको पता है पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, आपको पता है आईटी में तेजी है, आपको पता है कि कंजम्पशन में इलेक्शन के पहले बूस्ट आता है, आपके पास ऑप्शन बहुत है, फार्मा आपको मजबूत लगता है। तो मैं कोई एक एचडीएफसी बैंक लेके क्यों बैठा रहा हूँ अगर मैं एक एफआई हूँ? सही बात है। तो उनका बेचना जायज है। अब एचडीएफसी बैंक से आपको कितना घबराना है उसका पूरा विश्लेषण होगा, एचडीएफसी में भी क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। पूछना है सर, यही पूछ लेते हैं। दो तरीके से करना चाहिए, देखिए दो तरीके से आपको आज 4 चीजों को देखना है, एचडीएफसी बैंक, बाकी का मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी। पहले मैं एचडीएफसी बैंक की बात करता हूँ। एचडीएफसी बैंक आपको करनी है शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। ठीक है, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का मतलब 4 टुकड़ों में आपको एचडीएफसी बैंक में पैसा डालना है। हर 5-5% के फॉल पे 4 टुकड़ों में डाल दीजिए। ओके। मैक्सिमम कितना, एक जैसे कि कल की क्लोजिंग आज वैसे ही नीचे मिल रहा है तो वहीं से आज शुरू कर दीजिए, जहां खुले वहीं से 5% शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी, शॉर्ट ब्लास्ट 4 टुकड़ा। ठीक है। देखो कल एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए। अब एक बात समझिए, रिजल्ट में बहुत फर्क होता है। एक रिजल्ट होता है आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब होती है, ठीक है, ठीक है, और एक रिजल्ट ऐसा होता है जिसमें कुछ घोटाला निकल के आए, कुछ फ्रॉड हो, हाँ, और उसके दम पे आपको लगेगा बैंक पे ताला लग जाएगा और बैंक बंद हो जाएगा। करेक्ट सर, ऐसा कुछ हुआ है? ना, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। एचडीएफसी आज भी वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये पूरी जो मैं सलाह दे रहा हूँ ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए अलग बात होगी। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप शेयर आप कभी खरीदना चाहते थे और अच्छे भाव में खरीदना चाहते हैं, प्रॉब्लम दीप क्या है इस मार्केट के, हमें भाव भी अच्छा चाहिए लोएस्ट, और माहौल भी बहुत अच्छा चाहिए, दोनों एक साथ नहीं मिलता। अगर माहौल अच्छा होगा तो भाव भी ऊपर होंगे, और माहौल खराब है तभी भाव आपको नीचे मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे, अगर आपको ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देखकर आपके मन में ये नहीं आता कि मैं एचडीएफसी बैंक में अकाउंट बंद कर दूं, या मेरा जितना पैसा एचडीएफसी बैंक में पड़ा है वो निकाल दूं, या मेरी एफडी तोड़ दूं, अगर ये ख्याल नहीं आया ना किसी के दिमाग में, इसका मतलब क्या है, एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से क्वार्टर ऐसा खराब था जो उम्मीदों से कम रहा, और पिछला 1 साल एचडीएफसी बैंक उम्मीदों पे डिलीवर नहीं कर पाए इन्वेस्टर्स के। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बिजनेस बंद हो गया, ताला लग गया। अब अगर आप यहाँ 4 टुकड़ों में खरीदारी करते हैं, आपका व्यू 1 से 3 साल का होना चाहिए। गॉट इट। जरूरी नहीं कि आपने आज खरीदा और नीचे नहीं रहेगा, इसलिए मैं 4 टुकड़े बोल रहा हूँ। नीचे भी आएगा, पक्का आएगा, और आपको हो सकता है इंतजार भी करना पड़े, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। आपको जितनी मार्केट को चिंता है, मुझे चिंता है, आपको चिंता है एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस की, आपको नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट को होगी? ओके, क्या अगर आज उन्होंने देश में इतना बड़ा बैंक बनाया है तो उन्हें बैंक चलाना और सुधारना भी आता है। यही चिंता है एक जमाने में, दीप में बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक में हुआ करती थी। संदीप बख्शी साहब आए, उन्होंने बैंक को जिस तरह से टर्न अराउंड किया, एक बड़ा मर्जर हुआ है 2 बड़ी कंपनियों का, एचडीएफसी लिमिटेड बैंक का, और उसके बाद नेचुरली कुछ समय देना पड़ता है आपको। इन्फोसिस में ऐसा एक मोमेंट आया था, जब पूरा पुराना जो टॉप मैनेजमेंट था, जो 4-5 बड़े लोग थे, वो निकले, ट्रांजिशन में इतनी तकलीफ है। एक ऐसा बड़ा मोमेंट आया था हीरो मोटोकॉर्प में, हीरो और होंडा अलग अलग हुए थे। तो ये बड़ी कंपनियों की लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं, ऐसे मोमेंट में जो इन्वेस्टर घबरा जाए, हिल जाए, वो इन्वेस्टर है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर कभी जिंदगी में ये सोचते थे कि मैं भी एक अच्छा स्टॉक खरीदूंगा पोर्टफोलियो में, तो आज समय आ रहा है, मौका ऐसे ही आता है, आज समय आ रहा है। एचडीएफसी बैंक भी टर्न अराउंड करेगा, समय कितना लगेगा, 1 क्वार्टर, 1 साल, मुझे नहीं पता जी, या उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4
इंस्टॉलमेंट में शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करेंगे, 5-5% के 4 फुल पे आपको पैसा लगाएंगे तो आपके लिए पैसा बनेगा, ये निश्चिंत रहिए। तो कोई ऐसा मतलब डरना कब होता है? जब मैनेजमेंट खराब हो, फ्रॉड निकले, कोई ऐसे बड़े एनपी हो जाए, लोग पैसा लेके एचडीएफसी बैंक के भाग गए हों, ये कैसे रिकवर होगा, बैलेंस शीट खराब हो गए। डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हुई है ना, लोन ग्रोथ स्लो हुई ना, स्लो हुई है, बंद नहीं हुई, नेगेटिव नहीं होगी, यू टर्न नहीं ले लिया। करेक्ट सर। सो स्टॉक एक लिमिट तक गिर सकता है। ये मेरा एचडीएफसी बैंक में पूरा एनालिसिस। गॉट इट। ये इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए तो रोज का रोज जैसा है वो देखना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस आपको रखना है। अब आइए आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। जी, अगर मैं आपको ये कहूँगा कल के मार्केट में सिर्फ 2800 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो आपको लगता है कि 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी घटना चाहिए, या आपको लगता है कि 400-500 पॉइंट निफ्टी घटना चाहिए? 2800 करोड़ तो हम ऐसे ही। अगर आप 10,600 करोड़ की बिकवाली में से 10,000, अगर आप 8,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक के निकाल दें तो बचे क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर 2,500 करोड़ की बिकवाली तो आप झेल सकते हैं, आराम से पचा सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा पचाया। अच्छा मुझे बताओ, अगर 10,000 करोड़ का 8,000 करोड़ का एचडीएफसी बैंक बिका है तो खरीदा किसने? कोई रिटेल तो खरीदेगा नहीं जी। उनको तो आज भी साउथ इंडियन बैंक ही खरीदना होगा। हाँ। अगर खरीदना है तो जी। आज भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही खरीदना होगा। वो खरीदा होगा फंड ने, म्यूचुअल फंड ही खरीदेंगे, लोकल फंड ही खरीदेंगे। हाँ। कोई एलआईसी जैसा इंस्टीट्यूशन खरीदेगा। तो एक बड़े इन्वेस्टर से दूसरे बड़े इन्वेस्टर के पास जा रहा है। राइट। तो इतना कोई डरने घबराने की जरूरत, तो एचडीएफसी बैंक को अलग रखिए। ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक के साथ आपको देखना होता है बैंक निफ्टी को। पहले मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ। बैंक निफ्टी नेचुरली अभी भी थोड़ा प्रेशर में, कल के मुकाबले में प्रेशर कम होगा। वो इसलिए कि कल वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी लॉन्ग पोजीशन रॉन्ग फुट पर, गलत पकड़ा गई। और वो भी तब कि जब परसों एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के पहले मजबूती के साथ बन हुआ, तो थोड़ी लॉन्ग बन गए। तो कल एटलीस्ट आपकी तरफ से जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है उनका सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ। लेकिन चूंकि एडीआर वगैरह अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। सो आपको बैंक निफ्टी पर आज भी लेट इट गो, दिमाग नहीं लगाना। मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में दिमाग मत लगाइए। ठीक है, कंफर्ट नहीं है। ठीक है, तो शांति से आज भी बैंक निफ्टी छोड़ दिए, इसको जो करना है करने दीजिए। अब आइए तीसरी चीज, इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट। कौन सा ब्रॉडर मार्केट में पैनिक हो गया? लाइफ हाई पर आने के बाद 3 दिन तक लाइफ हाई बनाने के बाद 1-1%, 1.5% अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। और भी 2-3% घट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इतना घट सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में न पैनिक है न डर है। कल तो नहीं दिखा और न रहेगा। ठीक है, हल्का फुल्का 2-3% का करेक्शन और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पैनिक वाली बात वहां पर भी नहीं है। नेचुरली अगर कोई पीएसयू स्टॉक्स तेजी से भागे हैं, कोई बैंक्स तेजी से भागे हैं, या कोई आईटी स्टॉक तेजी से भागे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। और प्रॉफिट बुकिंग है ना इंडेक्स को देखकर ही आती है। अगर आप बिना इंडेक्स को देखे कभी आप ये सोचो कि प्रॉफिट, अपर सर्किट पे किसी को नहीं बेचना होता है, लोअर सर्किट में सब लाइन लगाते हैं, मेरा भी लगा दो, मेरा भी बिक जाए। तो ये मार्केट का ट्रेंड और पहली आखिरी बार नहीं हुआ। तो ऊपर में 3 दिन पहले अगर मिड कैप स्मॉल कैप 2 दिन पहले हाई बना रहे हैं तो सब इंतजार करेंगे और चलेगा। सो अगर आप खाली इस समय ये देखें कि ब्रॉडर मार्केट में आपको पैनिक भी नहीं करना है, आपकी अगर लीवरेज पोजीशन नहीं है, आपने कोई एफएनओ की पोजीशन नहीं बना रखी तो डरना भी नहीं है। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है तो ये कोई पहला और आखिरी करेक्शन नहीं है। इस करेक्शन की प्रॉब्लम एक ही है, वो ये कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये करेक्शन एचडीएफसी बैंक से आ सकता है। ठीक है, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये करेक्शन इतना शार्प और फास्ट आ सकता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि ओवरनाइट आ सकता है। लेकिन ये मार्केट है ऐसा। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट में कोई खास समस्या नहीं है। 15 दिन आपके बजट तक ठंडे रहेंगे, ढीले ढाले रहेंगे। मैं फिर कहूंगा जनवरी के महीने में मैंने शुरुआत में एक ही चीज बोली थी कि पैसा कम बनेगा, धीमे बनेगा। राइट सर, लेकिन बनेगा जरूर। और वो अब थोड़ा पहले जल्दी बन गया तो वापस ले रहा है आपसे। तो पैसा बनेगा, धीमा बनेगा, कम बनेगा। अब आइए ब्रॉडर मार्केट के बाद निफ्टी में। निफ्टी आपको खरीदना है। मैं फिर इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। और खरीदना कैसे? आपने 22,100 का हाई बनाया, आप सेम शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी कर लो। 500 पॉइंट की 4 इंस्टॉलमेंट में आपको लेना है। अगर कल आपने ले लिया तो ठीक, नहीं तो आज 21,500 आपका पहला एंट्री पॉइंट, 21,000 आता है दूसरा, 20,500 आता है, 20,000 आता है, 4 इंस्टॉलमेंट। थैंक यू वेरी मच, बात खत्म। सही बात है। और मैं बता दूं आपको, चारों आएगी नहीं आपके, उसके पहले मार्केट उससे पहले घूम जाएगा, हम देखते भी हैं, होता है। क्या दिक्कत है? तो और एक और चीज बता दूं, इस वक्त लेना पहले निफ्टी है। बैंक निफ्टी में क्लैरिटी आ जाने दो। अट्रैक्टिव आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में हम क्लैरिटी किस चीज की? क्लैरिटी चाहिए मुझे एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक से, या एसबीआई तो थोड़ा दूर है। सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम है या खाली एचडीएफसी बैंक तक सीमित है, हम तब बाद में लेंगे। लेकिन अब
इस वक्त अगर आप ये दो चीज़ें हैं, जो लोग शॉर्ट थे, लंबे समय से शॉर्ट लेके बैठे हैं, फंसे हुए थे, आपके लिए अगर शॉर्ट में अच्छा एग्जिट मिल रहा है, कम लॉस में मिल रहा है, प्रॉफिट में मिल रहा है, कॉस्ट में मिल रहा है, तो धीमे धीमे निकलने की सोचिएगा। राइट। और इस गिरावट में वो जो आपकी शॉर्ट काट के अगर आप सही एक लेवल पे एंट्री कर लेंगे, लॉन्ग कर लेंगे, तो आपका पैसा फिर बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये समझिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट काटने के लिए। किसी ने कोई भी मतलब द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक शॉर्ट सेलर भी ये नहीं सोच सकता कि 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल जाएगा। सही बात है, करेक्ट। सो आपको एक ऊपर वाले ने मौका दिया, उसका फायदा उठाइए। सो आई थिंक मेरा फोकस पूरा इस वक्त दीप अगर कहीं एक जगह है तो निफ्टी पर है, निफ्टी पर। और मैं निफ्टी नीचे के लेवल पे खरीदारी के मौके देख रहा हूँ। और जिन लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, जिन लोगों को ETF खरीदने हैं, और जिन लोगों को टुकड़ों में खरीदारी करनी है, जो SIP करते हैं वो ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि SIP महीने के हिसाब से नहीं करते हैं, मार्केट के हिसाब से करते हैं। तो जो लोग मार्केट के हिसाब से SIP करते हैं, उनके हर 500 पॉइंट के निफ्टी के फॉल पे SIP करने का टाइम है और उनको पैसा लगाना चाहिए। हाँ, सो बस बात एक ही है, ये सब इन्वेस्टर के लिए। और दूसरा ये लगाते ही आप ये सोचो और नीचे नहीं जाएगा, कल से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मार्केट को बढ़ने में भी धीरे धीरे थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, पैसा कम बनेगा, धीमे बनेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 22,124 जिंदगी में कभी पार नहीं होगा, इस साल पार नहीं होगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। बस इतनी बात। वापस नए हाई आपके सामने आएंगे, बनेंगे। 2 हफ्ते लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, ये पता नहीं, ये इलेक्शन तक टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ वापस ठीक हो, कोई चिंता, ऐसा बड़ी चिंता की बात नहीं। क्योंकि कल शाम से इतने फ़ोन दिए, इतने लोगों के मैसेज, ये वो ऐसा। ऑफ कोर्स आई मीन गिरावट होती है, डर तो लगता है, सबको लगना भी चाहिए, लेकिन एक दिन के गिरावट से कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बदलता। न बैंक का बदलता है, न बैंक निफ्टी का बदलता है, न निफ्टी का। शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें बदलती है, रोज के लिए बदलती है, लॉन्गर टर्म इंटैक्ट है, बिल्कुल हड़बड़ी ना करें। और आपको खरीदारी गिरावट में ही करनी है अगर पैसा बड़ा बनाना है तो। अगर 22,100 पे आप लेने को तैयार थे तो 21,100 पे भी लेना चाहिए। सही बात, सिंपल सी बात। ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, संभले रहिए। अच्छा सर, आपने अच्छी तरह से ब्रेकअप कर दिया HDFC बैंक निफ्टी और रेस्ट ऑफ द बाजार। ट्रेडर के लिहाज से और शॉर्ट टर्म जो मार्केट को वॉच कर रहे हैं उनके लिहाज से, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, दोनों में कहाँ ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी, दोनों में ट्रेड कहाँ बेहतर होगा, और आज के लिए क्या व्यू बनता है उस पर एक बार? दिन में कितनी बार खाना खाते हैं आप? 3 बार। 3 बार। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कभी फास्टिंग करनी चाहिए? हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी। क्यों? हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फास्टिंग के 2 फायदे होते हैं। एक, आपका बॉडी का इंटरनल सिस्टम थोड़ा उसको आराम ब्रेक मिल जाता है, 24/7 काम करे, इसको भी तो कभी मेंटेनेंस के लिए टाइम देना चाहिए। और दूसरी उससे बड़ी चीज क्या है, आपकी बॉडी की ताकत तो दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि ज्यादातर लोगों को फास्ट करने में मालूम है क्या प्रॉब्लम होती है दीप? क्योंकि मैं तो जैन और मैं साल में एक दिन वो जो हमारा फास्ट होता है बिना पानी वाला, जो 36 घंटे की फास्टिंग होती है, किसी को प्रॉब्लम सुबह सुबह की चाय से, चाय नहीं मिले तो मेरा तो सर दर्द डिपेंडेंस होती है। हाँ, किसी को किसी चीज की तलब है, कोई खाने के बगैर रह नहीं सकता। सो ये फास्टिंग जो होती है ना, ये बॉडी से ज्यादा, बॉडी कम रिएक्ट करती है, माइंड ज्यादा रिएक्ट करता है। तो कभी कभी साल में 1-2 दिन फास्टिंग करनी चाहिए ट्रेडर्स को समझ गया, फास्टिंग का दिन है। ये जरूरी नहीं कि आपको रोज खाना है, 1-2 दिन फास्टिंग करिए ना। मैं स्पेशली तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ कि भाई किसी दिन आप नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये ऐसा मार्केट है जो ट्रेडर्स वाला मार्केट नहीं है। ट्रेडर्स का मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, रेंज बाउंड मार्केट होता है, अलग तरह का मार्केट होता है। और जब स्पेशली किसी दिन बड़ा मूव आए, अननेसेसरीली आप स्क्रीन के सामने बैठे और आप खट ऐसे ऐसे बेच दिया, वो घूम गए फंस गए, तब तो एक अलग बात है। बट बाकी ट्रेडर्स के लिए इस तरह के मार्केट में मैं आपको अगर ट्रेडिंग करके पैसा बनाना ही है इस मार्केट में, तो उसका सिंपल फॉर्मूला बता दूं। आप लॉन्ग टर्म व्यू रखकर अगर इस मार्केट में कुछ खरीदेंगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू रख के खरीदेंगे तो पैसा बनना मुश्किल है, लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, और नहीं किया तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट हो सकता है। सो व्यू लॉन्ग टर्म का रखें और उतना ही खरीदें, उसी हिसाब से खरीदें जैसा आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। तो हो सकता है मार्केट जल्दी घूम जाए और आपका पैसा बना के दे दे। राइट, हो सकता है बिल्कुल। ट्रेडिंग के लिए ये उपवास का वक्त है। उपवास करिए, आज वाला उपवास है, उपवास करिए, 1-2 दिन उपवास करिए। हाँ, और अगर आपकी मानसिक ताकत जाके हम एक दिन में ढीले हो जाते हैं। हमारे कई बार 3 दिन का उपवास होता है, 8 दिन का होता है, जिसको 28 कहते हैं हम लोग, 11 दिन 31 दिन क्या क्या उपवास करते हैं।
सो आपकी मानसिक ताकत कितनी है उपवास करने की, वो देखिए, वो देखेंगे। कोई जरूरी कौन सा सर पे कफन बांध के निकले या गर्दन से कसम खा के निकले, आज सौदा नहीं किया तो वापस वाइफ घर में एंट्री नहीं देगी। सही बात है। अरे कुछ नहीं यार, कोई रोज करना जरूरी नहीं है। देखो ना, ऐसे मार्केट में अगर नहीं करोगे, देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। और फिर भी करना है तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस में आपको करना यही है, छोटे स्टॉप लॉस, बड़े नहीं। कल भी छोटे दिए थे, आज भी छोटे स्टॉप लॉस। डन सर। तो अच्छा है आपने ब्रेकअप करके चारों चीजें समझा दी। कुछ और खास चीजें आज के बाजार के लिए? आज के बाजार की कमेंट्री दे देता हूं दीप आपको, ताकि आइडिया लग जाए कि आज करना क्या है। पहले तो आज के संकेत बता दूं, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पे, कोई बहुत नेगेटिव नहीं है कि बात कर लेते, छोटी से टच कर देता हूं। पहली चीज, कल जो नंबर्स आए थे कौन से आपके रिटेल सेल्स के, हाँ वो रिटेल सेल्स अच्छी बढ़कर आई, 0.4 के बजाय 0.6 आई है %, तो थोड़ी सी बढ़कर आई। तो अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि भाई इकोनॉमिक डेटा मजबूत है। पिछले 3 डेटा जो भी अमेरिका में आए हैं वो इकोनॉमी के हिसाब से मजबूत आते दिख रहे। तो धीमे धीमे, और जो 3-4 लोग हैं फेड के अलग अलग सदस्य जिनके बयान आए, उनके बयान के मुताबिक अब ब्याज दरें मार्च में घटेंगी, इसकी संभावनाएं धीमे धीमे कम होती दिख रही है। वंस अपॉन अ टाइम मार्च में ब्याज दरें घटने के चांसेस 90% थे, घटकर 50% आ गए, और इस वजह से अमेरिकी बाजार थोड़े ढीले रहे। आपको लग रहा होगा 90 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तर से 150 पॉइंट से ज़्यादा रिकवरी भी हुआ है। और हमारे बाजारों के बंद होने के बाद 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऑलरेडी डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। Correct. तो ऐसा कोई खास खराब बंद नहीं है, इसलिए ग्लोबल एंड न्यूट्रल। FIs के डेटा नेगेटिव है, क्यों है? 10,578 करोड़ की कैश में भी क्वाली की, लेकिन वायदा कारोबार का आंकड़ा बढ़ा है। 5,050 करोड़ के इंडेक्स, 6,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स दबा के बेचे भाइयों ने, दम लगा के हैशा, वैसा वाला हाल है, मजा है। ओके, उसके बाद है आपके लिए DIs के संकेत पॉजिटिव है, 4,000 करोड़ की इनकी खरीदारी है। FNO न्यूट्रल है, सेंटीमेंट थोड़ा कोशिश से हल्का नेगेटिव है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड बदला और बिगड़ा नहीं है एक दिन के फॉल के बाद। आज की स्ट्रेटजी, FIs की कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में जो बड़ी बिकवाली हुई है 21,000 करोड़ से ज़्यादा की, दोनों तीनों मिलाकर, उसके चलते दबाव रहेगा बाजार पर ऊपरी स्तरों पर। ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट भी थोड़ा मिसिंग है, कंपनियों के नतीजे भी थोड़े कमज़ोर आते दिख रहे हैं, बहुत मजबूत नहीं आ रहे हैं। और आज आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से प्रेशर बना था, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी निकल जाने दे, उसके बाद फ्रेश व्यू लें। लेकिन आज खरीदारी के लिए फोकस जो भी करना है वो आपको निफ्टी पर ही करना है। एक्सपायरी के बाद निफ्टी के बाजार के संभलने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक्सपायरी के बाद का मतलब, एक्सपायरी का मतलब 3.5 ही नहीं है, एक्सपायरी का मतलब ये भी है कि थोड़ा पहले सेकंड हाफ में या कहीं भी आज के लोअर लेवल से बाजार संभलने की कोशिश करेगा आज और कल में, ये ध्यान में रखिए। निवेशक अहम सपोर्ट लेवल पर टुकड़ों में खरीदिए, जैसा अपनी बात हो ही चुकी है। और कहाँ से आपको गिरावट थमने का पहला संकेत मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हमने करेक्शन पूरा कर लिया। तो अभी आज के लिए जो लेवल है, जिस लेवल के ऊपर वापस बाजार निकलता तो आप मानेंगे करेक्शन पूरा किया, वो है निफ्टी पर 21,850। 21,850 के ऊपर निकलेगा निफ्टी तो आप पाएंगे कि करेक्शन पूरा हो चुका है। बैंक निफ्टी 47,200 के ऊपर निकलेगा, थोड़े से दूर के लेवल है, नो डाउट 1% ऊपर का निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा लेवल और ज़्यादा ऊपर का है, करीबन 1,1100 पॉइंट ऊपर का है। लेकिन अभी क्या करेंगे, 2,000 पॉइंट का फॉल है तो लेवल थोड़े ऊपर का आएंगे। लेकिन इन दो लेवल के ऊपर जब निकलेगा तो आप फिर नीचे देखिएगा, अच्छा ये लेवल नीचे का है, ये एक बार शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। ऐसे ही देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही इस तरफ। अगर लेफ्ट आपको है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। भाई जो प्रेफरेंस, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन गजब का चल रहा है हमारा। हाँ, अरे सर भाई साहब, कल शर्मा जी ने तो क्या कमाल किया। आपको याद है आपने 2 सेंचुरीज के बाद बोला था एक रन कहीं पे हो जाता तो सेंचुरी हो जाती, हो गई। आई थिंक आज ये उन्होंने वो कल मुझे काफी लोगों ने ट्वीट करके बोला, मैंने कहा 2 0 लगे, आगे एक ही तो लगाना है, और एक कल शर्मा जी लगा। मतलब कमाल कर दिया शर्मा जी ने। मजे की बात बताऊं, कल की इनिंग की खास बात क्या थी, तो वो जो रिवर्स स्वीप वाले शॉट मैंने पहली बार शर्मा जी को खेलते हुए, वो नहीं खेलते, हाँ वो पहले, और मजे लेने खेल रहे थे, हर शॉट के बाद मुस्कुरा रहे थे। मैं वो जैसे ही घूमते मेरी सांस समझा दी, मैंने कहा भाई साहब ये कर क्या रहे हैं, कहीं निपट न जाए। अच्छा 23 पे 4 हो चुके थे तो डर तो लग रहा स्वाभाविक है। और बस कल तो आर फैक्टरी काम किया, रिंकू सिंह और रोहित शर्मा दोनों कमाल के हैं। और मतलब अच्छी बात ये थी कल 2 सुपर ओवर हुए, लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। हाँ, क्योंकि कल एक तो अफगानिस्तान थे, 2 मैच हम अच्छे से जीत के गए हुए थे, तो इतना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ 2 आर से तो गलत होगा, कल की जीत में योगदान है पूरा आर। रोहित, रिंकू, रवि बिश्नोई, इन्होंने आखिरी ओवर में 2 विकेट लिए 3 बॉल में। सो आर ने कमाल किया है, मजा आ गया। मैच वाज गुड एंड फुल मार्क्स टू अफगानिस्तान टीम ऑल्सो।
मतलब वर्ल्ड कप के बाद अच्छी परफॉर्मेंस दे आर बिकमिंग डे एंड डे मजबूत होते जा बेटर रही है। टीम हो रही है, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया राशिद खान साहब नहीं खेल रहे, उसके बावजूद अच्छा खेला। तो टीम तो वही बढ़िया। मैच तो ऐसे होने चाहिए जब मजा आता है। तभी तो उसी में तो मजा है। चलिए बढ़िया लगा, कल तो एंटरटेनिंग रहा। बताएं सर बड़े लेवल्स आज के लिए। 21,350, 21,450 आज का सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 21,150, 21,250 अगर इस रेंज में आता तो सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग पोजीशन पे आराम से बनाएं, जरूर बनाएं, डरें और बिल्कुल घबराएं नहीं। 21,600, 21,675 पहले ऊपर की रेंज है जिस पर करिएगा फोकस, और उसको पार निकलने पे 21,725, 21,850 परफेक्ट सप्लाई जोन है। 45,500, 45,650 निफ्टी पर पहला सपोर्ट जोन है, बैंक निफ्टी पर। इसके ठीक नीचे 45,225, 45,375 है। आज मैं 3 सपोर्ट जोन दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि बड़े मुंह के बाद थोड़ा सा एक्शन हो सकता है। ऊपर में 44, इसके ठीक नीचे 44,950, 45,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर निकल कर आता है। 3 सपोर्ट जोन है आपके लिए। बैंक निफ्टी पर हायर साइड पे भी 3 हायर लेवल्स है। 46,375, 46,500 पहला छोटा वाला है। 46,650, 750 इसको पार करना मुश्किल होगा। एक्सट्रीम सिचुएशन में 46,900, 47,200 ये तगड़ा सप्लाई जोन है। यहाँ पर लॉन्ग सारी बेचकर शॉर्ट भी करना चाहिए। बाकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईसी एक ही दिन में 12% सर, बढ़िया है, ठीक है। पुटको रेशियो बहुत कंफर्टेबल है, 0.7 पर निफ्टी का, 0.6 पर बैंक निफ्टी का, बढ़िया है। 21,425 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपको निफ्टी का रखना है ये स्टॉप लॉस 21,425। बैंक निफ्टी पर 45,900 इंट्राडे और क्लोजिंग पे आपको रखना है स्टॉप लॉस, ये आपको ध्यान रखें। शॉर्ट साइड पर है इंट्राडे का स्टॉप लॉस 21,725, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 21,850, और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 46,500, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 47,200, ये ध्यान रखिए। ओके, ये है आपके लिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशंस पर आते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स निफ्टी बेच सकते हैं 21,725 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 21,525, 475 दो छोटे टारगेट है, 450, 415 दो मीडियम टारगेट, 350 और 300 तक के टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा गैप ना मिले तो। अगर गैप मिल जाए तो इंतजार करें। जो लोग खरीदना चाहते हैं 21,250, 21,350 की रेंज में एक चांस लेना चाहिए आपको 21,150 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट बनेगा 21,400, 450 दो छोटे टारगेट है, 500, 550 दो मीडियम टारगेट, 575 से लेकर 600 तक के टारगेट के लिए खरीदारी भी करनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बेचना चाहें 46,500 या 46,300 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाकर एक बार आप बेचिएगा। और टारगेट जो बनेंगे 45,750, 45,650 दो छोटे टारगेट हैं, 45,500, 375 दो मीडियम टारगेट है, 45,250 और 45,150 तक का बड़ा टारगेट है। हो सकता है इसके नीचे भी 45,000 तक जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इतने टारगेट्स काफ़ी है। अगर कोई खरीदना ही चाहे, वैसे राय आज निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेड ना करने की देखने की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी किसी को खरीदना ही है तो 44,950, 45,150 की रेंज में एक चांस ले सकता है। स्टिक स्टॉप लॉस आपका 44,775 का होगा। दीप टारगेट जो बनेंगे 45,250 और 45,375 दो छोटे टारगेट हैं, 45,500, 650 दो मीडियम टारगेट, 45,750 और 45,900 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ये आपके लिए सारे के सारे बढ़िया सर। बैन लिस्ट कम हुई है लंबे समय बाद, एक्चुअली कम हुई है। कल 15 स्टॉक से आज 13 स्टॉक से बैन में 2 फ्रेश एंट्री हुई है, IEX और सेल, बट उसके सामने 4 स्टॉक्स कल बैन से बाहर आए हैं, बायोकॉन, इंडिया सीमेंट्स, इंडस टावर और पीरामल। तो आज 13 स्टॉक्स रहेंगे बैन में, ध्यान रखिएगा। और उसमें IEX और सेल की फ्रेश एंट्री आपको दिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के स्टॉक ऑफ द डे। आइए चलते हैं स्टॉक ऑफ द डे। पहले रिजल्ट रिव्यू, आइए पहले रिजल्ट रिव्यू कर लेते हैं, फिर स्टॉक ऑफ द डे की बात करेंगे। बताएं जी, इंश्योरेंस ICICI प्रूडेंशियल इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। 522 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे, 500, 492 और 485 ये 3 टारगेट। आज का एक्सीडेंट भी ये साबित हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट्स बड़े वीक हैं हर एक पैरामीटर पर जो दिख रहे हैं मुझे रिजल्ट्स, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर आई है, प्रॉफिट अनुमान से कमजोर है। VNB मार्जिन से 29.5% की उम्मीद थी, आए 27% के नीचे। सो आई थिंक मार्केट थोड़ा पनिश कर सकता है। दिक्कत की बात ये भी है कि स्टॉक ये पहले भागे हुए हैं रिजल्ट से पहले, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर कमजोरी की तरफ का बन सकता है। तो ये एक आज रिजल्ट रिव्यू के तौर पर बेचने की राय है। और दूसरी रिजल्ट रिव्यू के तौर पर बेचने की राय है LTI माइंडट्री। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करिए, 6,350 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 6,200, 6,180 और 6,140 ये 3 टारगेट है आपके लिए। रिजल्ट यहाँ पर भी उम्मीद से कम आते हुए दिखे। IT सेक्टर में सबसे कमजोर नतीजे LTI माइंडट्री के अब तक। अगर आगे और बिरला सॉफ्टवेयर या कोई और ना करे तो अलग बात है, अभी तक तो सबसे ज़्यादा कमजोर यही है।
अच्छी बात है कि ऑर्डर बुक थोड़ी मजबूत बनती हुई दिख रही है, लेकिन कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से डायरेक्शन दे रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके लिए मार्जिन 17-18% की रेंज में मेंटेन करना अब लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्जिन ही वो स्पेस है जहाँ पर कंपनी ने ज़्यादा निराश किया। 15.5% से नीचे के मार्जिन है। तो आई थिंक अभी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस LTI माइंट्री को सुधारने में टाइम लगेगा, और इसलिए ये आपके लिए 2 रिजल्ट रिव्यू है और दोनों ही आज कमज़ोर है मेरे पास। एक और रिजल्ट रिव्यू टाइप्स है ओरेकल, बताऊंगा 9 बजे। बताएंगे 9 बजे, ठीक है। चलिए ओरेकल की 9 बजे बात करेंगे, बट ICICI प्रू और माइंट्री ये दोनों ही कमजोर आए हैं। स्टॉक ऑफ द डे ये भी ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से। बताएं सर। एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। 1100 के स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 1060, 1050 2 टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं आप। प्राइवेट बैंक्स नेचुरली HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद और इनकी तेज गिरावट के बाद थोड़े कमजोर लग रहे हैं। प्योरली ट्रेडिंग कॉल है ये, और स्टॉप लॉसेस और टारगेट फॉलो करें। बहुत गैप से खुल जाए तो शॉर्ट ना करें, बहुत गैप से खुले तो शॉर्ट ना करें। ओके, तो आगे आपके लिए राय ICICI प्रू और LTI माइंट्री पर। स्टॉक ऑफ द डे एक्सिस बैंक फ्यूचर्स है, बाकी भी स्टॉक्स करेंगे चर्चा, और भी नंबर्स पर रखनी है नजर। आइए, हमारी टीम भी है तैयार, नुपुर, अरमान और आशीष। नुपुर मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और कुछ और नतीजे जो रेडार पर रहने चाहिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीजन है तो इंडसइंड बैंक के आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया मार्ट निवेश के भी आज आने वाले हैं नतीजे। रिकॉर्ड डेट है चंबल फर्टिलाइजर की बायबैक शेयर्स को लेकर, करीबन 1.5 करोड़ शेयर्स इसमें दिए जाएंगे। प्राइस जो रहने वाली है वो 450 रुपये की रहने वाली है और टेंडर ऑफर के जरिए ये बायबैक की प्रक्रिया होगी। पूरी कैबिनेट की मीटिंग है 10:30 बजे। इसके आउटकम पर भी हम करने वाले हैं फोकस। IPO के लिहाज से मेडी एसिस जो IPO बंद हो चुका है, टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो करीबन 16 गुना ये IPO सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। रिटेल में 3 गुना का सब्सक्रिप्शन दिखेगा। NII में देखें तो 15 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी आया। QIB में 40 गुना ये भरते हुए नजर आया। रिजल्ट्स में OFSS जहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। Q3 के कंपनी की आय 26% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 57% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन भी 37% से बढ़ के 47% पहुंच गए और मुनाफा भी देखे तो 80% की ग्रोथ करीबन यहाँ पे आती हुई दिखी। हैप्पीएस्ट माइंड पर भी फोकस करना है। मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय देखें तो 1% की ग्रोथ वहाँ पे नजर आएगी, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2.5% से गिरकर आते हुए दिखा है। मार्जिन पे देखें तो 60 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ पर भी दिखेगा और मुनाफा भी देखें तो सिर्फ 2% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस मिला जुला क्वार्टर यहाँ पर भी रहा है कंपनी के लिए। NII में 18% की ग्रोथ है, मुनाफा देखें तो 31% की ग्रोथ आती हुई दिखी, लेकिन एसेट क्वालिटी थोड़ा कंसर्न्स यहाँ पे आपको दिखेगा। ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों बढ़कर आते हुए दिखे। IIFL फाइनेंस मिला जुला क्वार्टर यहाँ पर रहा है कंपनी के लिए। NII में 34% की ग्रोथ है, लेकिन मुनाफा 17% से गिरकर आते हुए नजर आया। ग्रॉस NPA नेट NPA में आपको हल्का फुल्का सुधार आते हुए दिखा है। आलोक इंडस्ट्रीज मिला जुला क्वार्टर यहाँ पर भी कह सकते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी की आय में तो 27% का डाउनफॉल आपको नजर आ रहा है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा घाटा देखें तो वो भी घटकर आते हुए देखा है। सिर्फ 6 करोड़ का घाटा रह गया, जो पिछले साल 40 करोड़ के आसपास का था। खबरों में NHPC पर आपको फोकस करके चलना है। सरकार NHPC में हिस्सा बेचने वाली है। OFS के जरिए करीबन 3.5% हिस्सा बेचेगी। 18 और 19 जनवरी को हिस्सा बिक्री होने वाली है। जो फ्लोर प्राइस है वो 66 रुपीज़ के आसपास की, जो 2.5% जो कि मौजूदा भाव से देखेंगे तो आपको डिस्काउंट पर नज़र आने वाली है। जी बिजनेस का बड़ा इम्पैक्ट जो एयरलाइन कंपनीज पर आते हुए दिखा है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो पर लगाया जुर्माना। इंडिगो पर देखेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए दिखे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी 90 लाख रुपए का जुर्माना लगा। स्पाइस जेट भी आज फोकस में, क्योंकि स्पाइस जेट पर भी लगा है 30 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये मेरे ख्याल से अब तक की ये सबसे महंगी ट्रीट किसने अंडर द स्काई डिनर के तौर पर किसी को 100% है ना। सबसे महंगा डिनर या क्या था ये, लंच डिनर व्हाटएवर डिनर था, जो भी था, डिनर ही था, अंधेरे में है ना डिनर था। कैंडल लाइट डिनर सबसे ज़्यादा महंगा कैंडल लाइट डिनर अगर किसी ने दिया तो इन सारी एयरलाइंस कंपनी ने इनको ट्रीट किया है। दे मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड लॉयल कस्टमर्स। फ्लाई इंडिगो। बिल्कुल। और लास्ट में जाइडस लाइफ, जहाँ पे कंपनी को अपनी दवा के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पार्किंसन बीमारी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका मार्केट साइज देखेंगे तो करीबन 1250 करोड़ रुपए की है। तो जाइडस लाइफ भी आज फोकस में रहने वाला है।
ओके, ये है आपके लिए कुछ बड़े नतीजे और खबरें जहां पर रहेगा नजर। अरमान, आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी एसोसिएट कंपनी ईपीआईसी को लगभग 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एसडब्ल्यूसीसी को स्टील पाइप सप्लाई करने के लिए लगभग 2200 करोड़ का ऑर्डर, और उसी के साथ साथ अरामको से स्टील पाइप सप्लाई और कोटिंग के लिए लगभग 716 करोड़ का आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स, यहाँ पर कंपनी को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लगभग ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, लगभग से 770 करोड़ का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 10 इमरजेंसी डीजल जेनसेट सप्लाई, इरेक्शन और उसकी कमीशनिंग के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। रेलटेल कॉर्प, यहाँ पर कंपनी को साउथ सेंट्रल रेलवे से लगभग 82 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अडानी इंटरप्राइजेस, महाराष्ट्र सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एमओयू किया है। डेटा सेंटर सेटअप के लिए अडानी ग्रुप लगभग 50,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश करेगा। संवर्धन मदरसन सब्सिडरी ने BIEL क्रिस्टल के साथ करार किया है और उसी के साथ साथ MECPL जो है उसमें BIEL क्रिस्टल निवेश करेगी। परसिस्टेंट सिस्टम, 19 से 20 जनवरी को बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और अगर आपको बता दूं 19 जनवरी को बैठक शुरू होगी, वहीं 20 जनवरी को बैठक समाप्त होगी। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, यहाँ पर टोरेंट गैस के साथ इन्होंने करार किया है, क्लोज लूप फ्लीट प्रोग्राम के लिए करार किया है और 2 साल के लिए 200 करोड़ का ये ग्रॉस ट्रांजैक्शन जो है उसका अनुमान है। पारादीप फॉस्फेट्स, यहाँ पर कंपनी को गोवा का अमोनिया और यूरिया प्लांट का प्रोडक्शन फिर से यहाँ पर उन्होंने शुरू करा है। 6 नवंबर से 29 दिसंबर तक अगर आप देखें कि प्लांट यहाँ पर बनता। बल्ड डील्स में प्रिकॉल, यहाँ पर मिंडा कॉर्प ने लगभग 1.9 करोड़ शेयर्स जो कि लगभग 15.7% हिस्सेदारी है वो बेची है। खरीदारों की लिस्ट में कई सारे नाम है, ICICI प्रू, फिडेलिटी फंड्स, नोमुरा, आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा म्यूचुअल, गोल्डमैन और आदि कई सारे नाम है जो यहाँ पर आते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए सारा बड़ा एक्शन कल का और स्टॉक्स स्पेसिफिक मूव्स भी। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में आशीष के साथ। मॉर्निंग आशीष, पहले बताएं टॉप रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए LTI माइंट्री, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 6,400 रुपये के टारगेट के लिए, लेकिन JP मॉर्गन इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 5,500 से घटाकर 5,400 कर दिया है। सिटी ने भी बिकवाली की राय के साथ टारगेट प्राइस कट किया है, 5,420 से घटाकर 5,300 कर दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो काफ़ी बेरिश है। HSBC जो कि होल्ड की राय दे रहे हैं, टारगेट कट करके 5,160 दिया है, सबसे कम टारगेट है नोमरिका, रिड्यूस की रेटिंग के साथ 4,610 रुपये का इनका टारगेट है। कमेंट्री के लिए आज से अगर आप देखें तो HSBC की रिपोर्ट में लिखा है कि रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिले और आगे भी जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो कम है। इसी के चलते नोमिरा ने भी इनके EPS के अनुमान में करीब 1 से लेकर 4% की कटौती की है। इसके अलावा फोकस में रहेगा ICICI प्रू लाइफ, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 515 का भाव, 630 रुपये का टारगेट है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस इन्होंने 685 रुपये से घटाकर 670 कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि VNB मार्जिन इस बार जो रिपोर्ट हुए हैं काफ़ी कमज़ोर है, हालांकि रेटिंग और टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है, अभी भी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है, 660 रुपये का टारगेट दिया है। एशियन पेंट्स, यहाँ पर भी देखिए इंटरेस्टिंग सेट ऑफ रिपोर्ट्स हैं, 8 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज नतीजों के बाद आई है और इनमें से सिर्फ एक ही रिपोर्ट ऐसी है जहाँ पर खरीदारी की राय है HSBC की, जहाँ पर ये खरीदारी की राय के साथ 4,020 रुपये यानी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट दे रहे हैं, 3,242 रुपये का भाव चल रहा है। बाकी सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं, जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली भी देखिए अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2,600 रुपये के टारगेट के लिए। इसके अलावा फोकस में रहेगा आज LNT, यहाँ पर देखिए CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 3,600 से बढ़ाकर 4,260 कर दिया है। NCC पर भी नजर रखेगा, CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 201 से बढ़ाकर 240 कर दिए। BHEL पर बिकवाली की राय 135 का टारगेट है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, लक्ष्य 2,055 से बढ़ाकर 3,225 कर दिया है। ओके, ये है आपके लिए सारे की टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? पावर फाइनेंस कंपनीज के ऊपर फोकस रखेगा। CLSA की तरफ से एक बड़ा डिटेल नोट आया जहां पर कहा जा रहा है कि पिछले एक क्वार्टर में 40 से 50% की बड़ी रैली आपको PFC और REC में देखने को मिली, लेकिन इन दोनों में अगर आप देखें लेंडर्स में तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी संतोषजनक है। इसके चलते
सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखें और आरईसी पर और टारगेट 340 से बढ़ाकर 510 रुपये कर दिया है। पीएफसी पर भी खरीदारी की राय के साथ टारगेट 360 रुपये से बढ़ाकर 490 कर दिया है। आईएफएल फाइनेंस यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 650 का भाव, 755 रुपये का टारगेट है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स पर रोज लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर मारुति पर रेटिंग को कर दिया गया है डाउनग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस आप देखिए 11,912 रुपये से घटाकर 10,608 कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प पर अपग्रेड आया है मैक्वारी की तरफ से और टारगेट प्राइस 3,273 रुपये से बढ़ाकर 4,882 रुपये कर दिया है। बजाज ऑटो पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ लक्ष्य बढ़ाकर 7,867 किया। टाटा मोटर्स पर मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 921 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और M&M यहाँ पर भी आप देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1,801 रुपये का लक्ष्य है। टीवीएस मोटर्स पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1,815 से बढ़ाकर 2,331 कर दिया है। इसके अलावा नोमेरा की तरफ से इंटरेस्टिंग और बढ़िया रिपोर्ट आई है अपोलो हॉस्पिटल पर, जहां पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 5,107 रुपये से सीधे बढ़ाकर 6,724 रुपये कर दिया है। 5,926 रुपये का भाव चल रहा है। HDFC बैंक पर बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 22 रुपये के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और मान रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में, अगले 60 दिनों में इंडेक्स से बेहतर रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 10,000 रुपये का टारगेट है। और अंत में इंडस टावर सीएलए से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 211 रुपये का भाव, 227 का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर है एक्शन। बढ़ाते हैं इसी को आगे। आइए स्वागत किया जाए सभी मेहमानों का पिक ऑफ द डे के साथ। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मुझे लगा ही था कि आज अगर मैं लेट भी आऊंगा तो आप पहला मेरे पर ही आएंगे। जिस तरह से कल आपने मैच का आनंद लिया और मैंने आपका ट्वीट भी देखा। मैं आपको कुछ भी क्रेडिट नहीं दे रहा जो नहीं, मैं बता रहा हूँ, दो बार 0 पे आउट हुए तब आपने जरा भी जिम्मेदारी ली नहीं। तो मैं अब सेंचुरी की, उसके बाद 2 सुपर ओवर की बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दूंगा। देना बंसल जी देना बनता है क्या, मुझे बताइए। एक बार बंसल जी से पूछ लेते हैं। बंसल जी आज एकदम लग भी रहते, ऐसा लग रहा है कि सीधे लंदन से शो करने आएंगे जी। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, दिन बना दिया आपने इसको, तो मैं अलग से रिकॉर्डिंग निकाल के रखूंगा अनिल जी। थैंक यू वेरी मच। सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। और अनिल जी बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सबसे बुरा था जब वो पहला ओवर मिला था उसमें अनिल जी वो रिटायर्ड हो गए अनिल जी। भागने में दिक्कत हो रही थी इनको। नहीं वो और दूसरा अनिल जी ना, अरे अगर तोप का मुंह हिमांशु जी की तरफ रखो, रोहित शर्मा जी की तरफ नहीं। आपका डायरेक्शन गलत जा रहा है। इधर 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 निशाना इधर है जी। हाँ, ये थोड़ा सा अनिल जी आज इको हो रहा था। हाँ। ये हिमांशु जी कल से कनेक्टेड है, रात को अनिल जी के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था। हाँ। और उसके बाद मैंने कुणाल जी को मैसेज करा तो कुणाल जी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। हाँ। तो देन आई टेक्स्टेड हिम कि बॉस का मैसेज आया है। तो कोर्ट में हम अनिल जी आपको बॉस बोलते हैं। इमीडिएटली इनका फोन आ गया कि अनिल जी रात को क्यों फोन कर रहे हैं। मैंने कहा उठ के मैच देख लो, कल अनिल जी आपसे सवाल पूछेंगे कि इंडियन टीम के 5 बॉलर्स के नाम बताने हैं आपको। तो अनिल जी कल इनको मैंने समझाया था, आज आप पूछिएगा इनसे इंडियन टीम के 5 बॉलर्स, तो ये नाम नहीं बता पाएंगे अनिल जी, याद नहीं करा होगा इन्होंने। इनको तो दुनिया के 5 फास्ट बॉलर के नाम पूछ ली जाए कोई भी, तो भी फास्ट बॉलर तो नहीं। हाँ, और वो भी ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि अभी वाले वो बता दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट एनीवे बहुत ही जबरदस्त इनिंग। आपको भी, हिटमैन को भी बधाई। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। बताएं हिमांशु जी आज की पिक ऑफ द डे। जी तो अनिल जी, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है जिसमें मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बिकवाली की राय है आरईसी के फ्यूचर्स में, जिसमें अनिल जी अगर हम चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि एक पोटेंशियल डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। एक राइजिंग वेज शॉर्ट टर्म चार्ट्स में बनी है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो 427 रुपए 65 पैसे पर फ्यूचर्स में क्लोजिंग कल के सेशन में आती हुई नजर आई है। यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट करके चलने की सलाह है 432 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा मानना है कि 418 412 रुपए के 2 टारगेट्स आरईसी में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए आरईसी के फ्यूचर्स में आज के लिए शॉर्ट इनिशिएट करके चलने की सलाह। शॉर्ट करें आरईसी के फ्यूचर्स को। आइए सेठ साहब से भी जानते हैं उनके पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बाजार तो आज थोड़े कमजोर खुलने के संकेत दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी, और पूरा श्रेय जाएगा एचडीएफसी बैंक को, जो कल भी एडीआर्स में काफ़ी गिरावट हुई है।
बट अनिल जी खरीदारी करने की सलाह रहेगी, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक है पिक ऑफ द डे में। जो F&O का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है वो आपका पसंदीदा IT स्पेस से है, परसिस्टेंट सिस्टम्स। आज जो कल 7,712 पे बंद हुआ है, 7,850 का आज का टारगेट, 7,675 का स्टॉप लॉस। वैसे ही IT सेक्टर ही सेविंग ग्रेस है, कल के बाजार में भी पॉजिटिव था और इस कंपनी ने परसों शायद शनिवार को ये अपने स्टॉक स्प्लिट की जो अनाउंसमेंट करेंगे, तो उस लिहाज से मुझे लगता है आज भी फोकस में रहना चाहिए और खरीदारी करने की सलाह परसिस्टेंट सिस्टम्स में। और जो कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है कल की गिरावट के बाद, मुझे लगता है जोमेटो एक अच्छे लेवल पे है, 127 के लेवल्स पे कल बंद हुआ है, इस पे आज खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 132, स्टॉप लॉस ऑफ 122। ऐसा लगता है कल मैच लंबा चल गया, सेठी साहब ने ऑर्डर कर दिया, जोमेटो में बराबर लगातार था और सेठी साहब ने किए ना किए हो, बाकी लोगों ने तो जरूर किए होंगे। बाय द वे मेरे घर में भी ऑर्डर होता हुआ दिखा कल शाम को, कल अच्छा जोमेटो से, क्योंकि लेट हो गया ना चलते चलते, तो फिर मैं ठीक है, तो ये वाला लंबे मैचेस का फायदा। बट इन एनी केस जी सेठी साहब, नहीं 132 है आज का टारगेट, स्क्रीन पे 152 आ रहा है, एक दिन में जोर लगाओ ना सर, थोड़ा जोर लगाओ। आज का टारगेट 132 रखा जाए। हाँ, लेकिन अब आ गया है 152, तो आगे पीछे आ ही जाएगा, चिंता न करें। बिल्कुल सर्किट लग गया तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं कभी और। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, दोबारा से अनिल जी। पहले तो अनिल जी एक मैसेज है अनिल जी, एक सीनियर मतलब कि वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अनिल जी, मतलब कि रिटायर्ड हैं, शी इज अबाउट 90 ईयर्स अनिल जी, और सीनियर इतनी है कि मैं उन्हीं की वजह से मतलब कि यहाँ पर जब आई वॉज बोर्न तो शी वॉज द डॉक्टर अनिल जी। अच्छा। तो सुबह सुबह अनिल जी उन्होंने पकड़ के 5 मिनट लिए हैं और मैसेज भेजा आपके लिए कि अनिल को बोलो कि ये जो रोड रेस तो सुना था, ये एयर रेस जो चल रहा है इस पर भी कोई इवनिंग का प्रोग्राम करें अनिल जी। अच्छा। तो 5-7 मिनट उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो हिमांशु जी से पहले पहुंच जाता अनिल जी मैं। ओह कोई बात नहीं, वेरी नाइस। तो मतलब जो भी हवाई यात्रियों के साथ जो दिक्कतें हो रही उनके ऊपर उन्होंने कहा है प्रोग्राम करने के लिए। नहीं अनिल जी, उनका कहना है कि उन्होंने अनिल जी वर्ड मैंने पहली बार सुना है, एयर रेस। कहते हैं कि जब भी कोई वायलेंस होता है तो आसपास बच्चे भी होते हैं, सीनियर सिटीजन भी होते हैं अनिल जी। कहते हैं घबराहट होती है, दिल की धड़कनें, बच्चे भी घबरा जाते हैं, और कहते हैं बुजुर्ग भी हम जैसे घबरा जाते हैं। तो इस पर कोई सीरियस शो होना चाहिए, अनिल को बोलना। बिल्कुल सर, जरूर। और इतने सीनियर अगर हमारे दर्शक है, और वो 90 साल के उम्र वाले भी हमारे दर्शक देखते हैं और सुझाव देते हैं, तो बिल्कुल बंसल जी 5 मिनट वेस्ट नहीं हुए। आप चाहो तो आधा घंटा और जाके आ जाओ, आराम से बातचीत करके समझ के आओ। हमें कोई जल्दी नहीं, हम कुणाल जी से काम चला लेंगे। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। नहीं अच्छा जाओ, ओके, आप अब आ ही गए तो पिक ऑफ द डे तो दे दीजिए इसलिए। अनिल जी देखिए मार्केट वीक है, ये तो अनिल जी आजकल वो होता है ना कि हम शरीफ के हो गए, लोगों ने बदमाशी छोड़ दी अनिल जी। पहले भी कोई नोटा यूज नहीं करता था, मैं अकेला यूज करता था। तो जिस दिन मार्केट वीक होती है उस दिन मैं निकाल के लाता हूँ 2 पिक ऑफ द डे। आज 2 पिक ऑफ द डे है। पहला है आईटी स्पेस। आपने बंसल डायलॉग गलत बोला, वो तनु वेट्स मनु का डायलॉग है। हाँ, हम थोड़े से बेवफा क्या हुआ, आप तो बच्चे लनी हो गए। हाँ याद आया। फिल्में देखते हो, टिकट इतनी महंगी लेते हो, वेस्ट करके आ जाते हो आप। नहीं अनिल जी, ये डायलॉग अनिल जी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बोला था अनिल जी। आप चेक कराइए, ये मॉडिफाइड है तनु वेट मनु वाला। अच्छा, ये वंस अपॉन अ टाइम जो आप बोले पुराने वाला होगा, बागले साहब के जमाने का। नाइस, ओके जी सर, बताइए दोनों स्टॉक। अनिल जी पहला तो है इन्फोसिस, जिसका एडीआर एकदम शांत है, बिल्कुल वोलेटाइल नहीं है। 1640 के अराउंड की क्लोजिंग है। 1615 1615 का लगाना है स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 1685 के टारगेट के लिए पहला पिक ऑफ द डे है इन्फोसिस। और जो अभी आपने वागले जी का नाम लिया, तो वंस अपॉन अ टाइम इन 2020 वागले जी वांटेड टू गो टू अपोलो हॉस्पिटल, तो दूसरी पिक है अपोलो हॉस्पिटल। 5920 के अराउंड की क्लोजिंग है, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर लग रहा है, गुड डिफेंसिव प्ले हो सकता है। 5800 का लगाना है स्टॉप लॉस। 6150 6150 के लक्ष्य के लिए दूसरा पिक ऑफ द डे है अपोलो हॉस्पिटल। ओके, और अपोलो हॉस्पिटल में आज आई है एक बेहतरीन रिपोर्ट भी, देखते हैं स्टॉक पे किस तरह का एक्शन आगे बनता है। यहाँ खरीदारी करने का है, एक खरीदारी और एक बिकवाली का है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब जो आज जेम्स बॉन्ड बनकर अनिल जी बैठे हुए हैं, तो अनिल जी बड़े चहक रहे हैं। आपने इनको कह दिया लंदन से शो कर रहे हैं, तो बड़े खुश हो रहे हैं अनिल जी।
तो अनिल जी इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अनिल जी ये दिल्ली में ही ठीक है अनिल जी, तो इनको दिल्ली में ही रहना चाहिए। दिल्ली में इस तरह के जेम्स बॉन्ड बन के इकलौते हैं पूरे दिल्ली में, ये बात तो दिल्ली से कहीं ना जाए, दिल्ली से बैठकर ही शो करें अनिल जी। तो बंसल जी आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है, ये समझ लीजिए यू आर द स्मार्टेस्ट मैन इन दिल्ली। Yes. ये ऐसा कुणाल जी ने इनडायरेक्टली बोला, दिल से खुल के तारीफ कर नहीं पाते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आप इसे कॉम्प्लीमेंट समझिए। जी कुणाल जी। और दूसरा अनिल जी खरीदारी की राय है। अब देखिए अनिल जी 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय है, बाजार में गिरावट है, तो गिरावट में सबसे पहले तो अनिल जी LIC खरीदना है। अगर आज मान लीजिए स्टॉक के नीचे खुलता है तो नीचे इसको खरीदें। LIC कल भी मजबूत बंद हुआ बाजार की गिरावट के बावजूद, पूरा इंश्योरेंस सेक्टर मजबूत दिखता है चार्ट पर। तो मेरी राय यह है कि अगर आज गिरावट आती है तो आप LIC खरीदें। LIC में एक स्टॉप लॉस रखना है 860 रुपए का। नहीं एक मिनट कुणाल जी, बी क्लियर, एकदम साफ साफ राय दीजिए, घुमा फिरा के मत बताइए। मतलब मार्केट की गिरावट को देखते हुए ट्रेडर्स को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है या शेयर खरीदना है, ये बताओ खरीदना क्या है? जो मार्केट बची है उसमें पॉलिसी खरीदनी है, शेयर खरीदना है? इंश्योरेंस पॉलिसी तो पहले ही बाजार में जिस दिन आपका प्रवेश हो, सबसे पहला काम डीमैट खाता खोलने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी करा लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। हेल्थ पॉलिसी भी ले लें, क्योंकि दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे होती रहेंगी। अगर जी बिजनेस ना देख रहे हो और बाजार में ट्रेड कर रहे हो तो दिल पर इसका बड़ा भारी असर और बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसीलिए अनिल जी जरूरी है कि जी बिजनेस भी देखें, LIC और हेल्थ पॉलिसी भी दोनों ले लें। वंडरफुल, वेरी नाइस। अब क्लेरिफिकेशन हुआ, तो शेयर खरीदना है पॉलिसी के बाद। जी बताएं सर, LIC के टारगेट। तो अनिल जी 860 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 925 और 950 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए LIC में खरीदारी करें। और दूसरी खरीदारी की राय है कोफोर्ज में। कोफोर्ज मुझे लगता है अनिल जी काफी मजबूत है, IT स्टॉक्स के भी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे। आउट परफॉर्मेंस उसी सेक्टर से आ रही है, तो कोफोर्ज में बाय करके चले। 6500 रुपए पर 6500 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 6750, इवेंचुअल टारगेट 6850। कोफोर्ज में भी खरीदारी करें। ओके, तो ये 2 खरीदारी करने की राय आज आती हुई आपके लिए। आइए